सुप्रभात विद्यार्थी बंधुओं। आज हम देखेंगे 8वीं कक्षा बसंत भाग 3 से तीसरा अध्याय शीर्षक बस की यात्रा। इसके रचनाकार हरशंकर प्रसाई जी। आज हम इसके अंतिम अंश को देखेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तभी शरीर का संतुलन बना रहता है। व्यक्ति को समाज और प्रकृति के अनुकूल कार्य करना चाहिए। मनुष्य अगर अपना काम प्रकृति और समाज के हित में करें, तभी प्रकृति के सभी प्राणियों से सामंजस्य बनाए रखने में सफल होंगी। अन्यथा संतुलन बिगड़ने से दोनों के बीच तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों का जीना दुर्लभ हो जाता है। लेखक के अनुसार बस चालक इतना स्वार्थी है कि उसे धन के लोभ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, चाहे वह किसी की जान ही क्यों न हो। फिर भी सबको पता है कि बस की स्थिति बहुत खराब है, बावजूद इसके बस चालक उन तमाम यात्रियों को भरोसा दिलाता है और जबरन उस बस को खींच कर ले जाना चाहता है। बस का प्रत्येक अंग पुराना, कमजोर और खराब होने के कारण रह रह कर बीच रास्ते में अपना दम तोड़ देती है। लेकिन फिर भी बस का जो मालिक है, बस की इस तमाम कमजोरियों पर विश्वास के चादरों से ढककर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। बस में बैठे सभी यात्रियों को यह पता है कि बस बीच रास्ते में ही कहीं भी दम तोड़ सकती है, लेकिन वह बेचारे यात्री करे भी तो क्या। उस एकमात्र बस के अलावा और कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, और उस पर से वह रात एकांत और सुनसान रास्ता, जिस पे उसकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी स्थिति में भला कोई किसी की क्या सुनेगा। धीरे धीरे बस के प्रत्येक अंग है वो हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो चलने के लिए बैसाखी की मांग कर रही हो। ऊपर से इन यात्रियों का बोझ सहन करना, इन्हें ढोना अब इनके लिए असहाय हो गया था। बस थक कर बैठ जाती है, क्योंकि अब वह कमजोर के साथ वृद्ध भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, जब व्यक्ति की अवस्था ढीली पड़ती है, जब वह वृद्ध होता है, तब उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। उसके जितने भी आंतरिक जो कमजोरियां होती है वो बाहर दिखने लगता है। इस बूढ़ी बस के साथ भी यही घटना होती है, और उसकी आंखों की रोशनी भी जाने लगती है, जिसके कारण उसे रास्ता साफ दिख नहीं रहता है।
चलने में कठिनाइयाँ हो रही है और रोशनी कम हो जाने के कारण उस मार्ग को वो टटोल कर चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। सड़क में तेज रफ्तार से जो दौड़ने वाली गाड़ी अगर आगे से या पीछे से आती है तो उसे वह आगे निकलने, जो नई गाड़ियां हैं उसे आगे निकलने के लिए इशारा करती है और उसे मार्ग देती है। कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अब दुरुस्त और नवेली नहीं, जो तुम्हारे तरह तेज रफ्तार से भाग सकूं, इसीलिए तुम ही आगे निकल जाओ। कुछ दूर चलते चलते पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे ही एक पुलिया के पास पहुंचती है, अब उसकी टांगे भी टूट जाती हैं। टायर फटने के कारण बस थोड़ी देर विश्राम भी कर लेती है और पुनः उसका उपचार किया जाता है। उसमें दूसरी टांगें लगाई जाती है और फिर उसे चलने का आदेश दिया जाता है। अगर बस तीव्र गति में होती तो पता नहीं टायर फटने के कारण वह सामने की जो खाई है उसमें जा गिरती। इस दुर्गति में न केवल बस स्वयं भागीदार है, बल्कि उसमें बैठे सभी यात्री भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस दृश्य को देखकर लेखक के मन में बस चालक के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है। वो इसलिए कहते हैं कि बड़प्पन तो बस के चालक में है, जो यह जानता है कि बस की स्थिति खराब है, बावजूद इसके अपने साथ साथ सभी यात्रियों की जान अपनी हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहा है और यह फैसला कर लिया है कि बस के साथ यात्री को भी
उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर ही दम लेगा। साहस और बलिदान की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति को सही मार्ग नहीं मिल रहा है, उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। वास्तव में इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति को ऐसे साहसी और बलिदानी पुरुष को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नायक होना चाहिए, ताकि वह अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधि कर सके, उसके दुखों समाप्त कर, उसके मार्ग में आए समस्याओं का निदान कर, उसका जीवन खुशियों से भर सके, उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों का और शोषणों का विरोध कर उसे उसका अधिकार दिला सके। यहाँ भी इसी प्रकार की घटना होती है, इसी प्रकार का एक विश्वास है, एक संकल्प लिए हुआ है बस चालक कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन जब वह निकल चुका है बस लेकर, तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाना उसका कर्तव्य होता है। भले ही उसके लिए, उस काम के लिए बस चालक या फिर यात्रियों को अपनी प्राण ही क्यों न गंवाना पड़े। तो इस प्रकार साहित्यकार ने इस व्यवस्था पर और इस थोड़े से पैसे के अभाव में सभी लोगों की जान की बलि चढ़ाने पर एक व्यंग किया है, एक करारा प्रहार है समाज के उन लोगों पर जो अपने धन की लोलुपता में, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज के जितने भी जो शोषित पिछड़े वर्ग और दलितों का जो अधिकार है उसको उससे वंचित रखा है। ऐसी बात नहीं है कि बस चालक को क्रांतिकारी आंदोलन का नेता माना गया है, यह एक प्रकार की विडंबना है कि क्रांतिकारी प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसमें अपना समर्पण हो, और समर्पण ऐसा हो कि उसका परिणाम जो समाज के लोग हैं, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, शोषित, उसके जीवन का कल्याण हो, उसे अपने अधिकारों की प्राप्ति हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल मनुष्य के अंदर, इस यात्रियों के अंदर विश्वास भरा जा रहा है। समाज के उन यात्रियों को एक झूठा विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी मांगे हैं, वो सब पूरी हो रही हैं। एक विश्वास का, झूठे जो विश्वास का है, वो लेप चढ़ाया जा रहा है समाज के उन बहुतायत पिछड़े वर्गों, दलित वर्गों के ऊपर। बस दुर्घटना में यदि सब मारे जाते
तो जो यमराज हैं वह अपनी बाहें फैलाए बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके स्वागत में वह खड़े रहते हैं कि धन्य हैं वे पुरुष जिन्होंने एक टायर के लिए अपने साथ साथ कई लोगों को लेकर आए हैं मेरे पास। इसलिए इनका भव्य स्वागत करना चाहिए। ऐसे बहुत कम मनुष्य मिलते हैं। जो इस प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए, इस प्रकार की आज़ादी के लिए तुच्छ धन के लोभ के लिए न जाने कितने मासूम मजबूर लोगों की जान ले लेते हैं। ऐसे ही लोगों यमराज स्वागत कर रहे हैं, बड़ी बेचैनी से स्वागत कर रहे हैं। भले ही बस के साथ यात्रियों का स्वाहा हो जाए, लेकिन बस की स्थिति जो डमाडोल स्थिति है, जो जर्जर अवस्था है, जो उसके प्रत्येक अंग अपंग हो चुके हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। कोई उसका उपचार नहीं कराता है। ये जो हमारा समाज है ये जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसको जो चलाने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वह ठीक इसी ड्राइवर की भांति है, बस के मालिक की भांति है, जो बस केवल उसे लंबे समय तक, लंबी दूरियों तक खींच कर ले जाना चाहता है। क्योंकि जितने लंबे समय तक वह उस पर शासन करेगा, उन समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, उतने समय तक वह फल फूल कर मोटा सेठ बनेगा, धनाढ़ बनेगा। शोषक के रूप में जो पिछड़े वर्ग हैं उसका शोषण करेगा और इसी से उसकी जीविका चलती है। अगर वह विकास करने लगे, समाज की में जो फैली कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने लगे, जो आम जनता है, जो अपने अधिकारों से वंचित है, उसे अगर उसका अधिकार देने लगे, समाज में अगर शिक्षा फैलाने लगे, तो भला समाज में कोई अशिक्षित नहीं रह जाएगा। और जब सभी वर्गों को शिक्षा, सुविधा और उसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा, सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तब उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता जो अपना प्रतिनिधित्व चुने। इस भय से वह समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज में जो गैर बराबरी है, उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। और इस यातायात के मार्ग में भी कोई सुधार लाने की मंशा नहीं है उसकी। अगर मार्ग में भी सड़कों को भी अच्छे ढंग से बना दिया जाए, उसका पक्काकरण कर दिया जाए, उसे चौड़ी कर दी जाए, तो मानव का विकास दौड़ सकता है उस पर। पूरा जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, सब में विकास होगा। तो विकास हो जाने से
इसका जो महत्व है, जनप्रतिनिधित्व का जो महत्व है, वो कम हो जाएगा। और हमेशा ये प्रतिनिधि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने आप को सबसे ऊंचा दिखलाने के लिए, मनवाने के लिए उस पर यह जो विसंगति है उसको थोपते हैं। ऐसे ही लोगों को इस प्रकार की मनसा के लिए, जो तुच्छ आमदनी के लिए, अपने कुछ ही फायदों के लिए समाज के तमाम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, इस प्रकार के लोगों को लेखक ने व्यंग्य स्वरूप कहा है कि अपने ऐसे लोग ही अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना, इसे कहते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना, जिसकी बड़ाई वह यमराज भी करते हैं। आखिर व्यक्ति समाज से चाहता ही क्या है? उसे 2 वक्त की रोटी मिले, सुखी संपन्न रहे, अपनी मजदूरी करे और जीविकोपार्जन करे। लेकिन केवल इतनी भी जो मनसा है, वो इस समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो समाज के सेवक के रूप में आम जनताओं के द्वारा लाया गया है, चुना गया है, उस नायक को यह भी पसंद नहीं है कि लोगों की भलाई हो, वह चैन से अपना जीवन यापन कर सके, मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट भर सके, आपस में भाईचारा का मिसाल कायम कर सके। इस स्थिति को देखकर लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है और वह विचारने लगते हैं कि वह इस बस में जो सफ़र कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, उनके अंदर जो एक उम्मीद है कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा, उस उम्मीद को वह छोड़ चुके हैं, क्योंकि इतनी जर्जर अवस्था है इस बस की कि इस दुर्घटनाग्रस्त बस में सफ़र कर अपने गंतव्य तक पहुंचना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। कुछ भी हो सकता है। जिस समाज में अधिकांश लोग अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, उसमें मानवीय विकास नहीं हो, उसमें गैर बराबरी हो, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा हो, उसके अधिकार से उसे वंचित रखा जाता हो, तो भला ऐसे समाज का उद्धार कैसे होगा? ऐसे समाज में लोगों का विकास कैसे होगा? व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण कैसे संभव होगा? व्यक्ति से समाज का और समाज से
व्यक्ति का निर्माण होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जब हमारा समाज ही अव्यवस्थित है तो भला उसमें उस व्यक्ति की कल्पना क्या की जा सकती है कि वह एक प्रगतिशील बन सके, समाज में फैली इन विसंगतियों को और जो कुरीतियाँ हैं उसको जड़ से उखाड़ फेंके। और जब ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक है हमारा जो समाज है वो प्रगति के पथ पर नहीं चल पा सकता, हम इससे वंचित रह जाएंगे। हम उस मूक की भांति, गूंगे की भांति केवल उसको देख सकते हैं लेकिन विरोध नहीं कर सकते हैं। हमारा जो जीवन है उन्हीं बहरे और निकम्मे जनप्रतिनिधियों के हाथ में है, जो केवल देखते और सुनते हैं और जब करने की बारी आती है तो केवल अपने फायदे के करती। इस प्रकार इस समाज का कल्याण संभव नहीं है, व्यक्ति का निर्माण संभव नहीं है। सदैव यूं ही व्यक्ति अपने जीवन को जीता है और इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो व्यक्ति भला मन में यह विश्वास कैसे उत्पन्न करे कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो उसकी पूर्ति हो सकती है। यही सब दृश्य देखकर लेखक की जो उम्मीद होती है वो समाप्त हो जाती है कि वह घर भी पहुंच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था वाली बस में सफ़र करने से एक बात तो तय है कि यात्री अपने घर भले ही ना पहुँचे लेकिन वहाँ अवश्य पहुँच जाएगा जहाँ से उन्हें कभी कहीं भी आने या जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अव्यवस्थित यातायात को देखने के बाद लेखक अंत में जीने की आशा तक छोड़ देते हैं। पहुंचने की उम्मीद के साथ साथ जीने की आशा तक वह छोड़ देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जीवन है ये इसी बस में हमें गुजारनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि पता नहीं उसका मंजिल, उसका गंतव्य इस पृथ्वी पर है या किसी दूसरे लोक में। इस प्रकार की जो अवस्था है उसमें लेखक इसके अलावा कल्पना भी नहीं कर सकता। इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए उनके अंदर जो घर पहुंचने की बेसब्री है, मन में जो एक तनाव है इस दृश्य को देखकर बार बार दुर्घटनाग्रस्त होना, इस तनाव से अब वह स्वयं को उबार लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है
कि जीवन में कुछ भी हो सकता है अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो। और उस समस्या से उबरने के लिए अपने इस तनाव भरे मन को विश्वास दिलाते हैं और विश्वास दिलाकर निश्चिंत और शांत बैठ जाते हैं। यह सोचकर कि अंतिम क्षण में हमें घर तक ही पहुंचना है, चाहे वह इस पृथ्वी पर हो या किसी दूसरे ग्रह पर। क्षणिक दुख के कारण लेखक कहते हैं कि जो होगा वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसकी चिंता क्यों करें। जो वर्तमान जो हमारा जीवन है, वर्तमान जीवन में जो हमारे साथ जो सुख चल रहा है, हम उस सुख का भी परित्याग करते हैं। क्षणिक दुख के कारण हम अपने सुखों का भी त्याग कर रहे हैं, हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। भला हम उस सुख को क्यों भूलें। इस प्रकार लेखक के मन की जो चिंता है वह स्वतः समाप्त हो जाती है। और भलाई इसी में है कि दुख की चिंता छोड़ आराम पूर्वक सफ़र का आनंद ले। इस प्रकार सभी यात्रियों और लेखकों के बीच आपसी संवाद और मजाक प्रारंभ होता है, जिससे कि उसका तनाव दूर हो सके। समय को जहाँ ले जाना होगा वह वहाँ ले जाएगा, उसकी परवाह भला वह क्यों करें। और अंत में हम देखेंगे कि यातायात संकेत है समाज की चरमराई व्यवस्था प्रति, जिसे चलाने के लिए शिक्षित और प्रतिष्ठान व्यक्ति, शिक्षित और निष्ठावान व्यक्ति की आवश्यकता है। नहीं तो समाज के साथ सभी लोगों की वही दुर्दशा होगी जो बस में बैठे यात्रियों की हो रही है। बस की स्थिति खराब होने के बावजूद इस बस चालक पर भरोसा, जो बस चालक वो भरोसा क्यों दिला रहा है कि बस दुरुस्त है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यात्रियों को विश्वास हो, वह उसमें बैठे रहें, सफ़र करें, जिससे बदले में बस चालकों को आमदनी हो। नहीं तो ऐसे अव्यवस्थित सत्ता के साधन को, ऐसे जो अव्यवस्थित सत्ता के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भूखा रहना पड़ेगा और फिर वर्चस्व, उनका जो वर्चस्व है समाज के ऊपर, गरीब वर्गों के ऊपर, वो समाप्त हो जाएगा। और जब ही समाप्त होगा तब समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। लेखक के अनुसार बस चालक को क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ऐसा क्यों? जब कोई व्यक्ति किसी समूह के उद्धार के लिए उसका वह प्रतिनिधित्व करता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर आगे बढ़ता है, तो उसे इस कार्य का नायक घोषित किया जाता है। इसमें भी बस चालक सभी यात्रियों की जान की परवाह किए बिना बस चला रहा है ताकि उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। अतः उसकी भावना क्रांतिकारियों से कम नहीं है, क्योंकि उसे आम जो यात्री हैं, जो आम नागरिक हैं समाज के,
उसके प्राणों की कोई परवाह नहीं है। तो क्रांतिकारी और इस प्रकार के बेपरवाह में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता कहा गया। और यात्रियों को बस की स्थिति पता होने के बावजूद वह अपने गंतव्य तक पहुंचने की आशा रखे हुए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लेखक ने दर्शाया भी है कि आना जाना तो लगा ही रहता है। यह सोचकर सभी यात्री के मन में यह अंतिम विश्वास घर कर जाता है कि पहुंचना तो है ही, चाहे वह इस पृथ्वी का गंतव्य हो या फिर परलोक की यात्रा। जाना तो हम सभी को ही है, फर्क यही है कि समय और स्थिति हमारे साथ क्या करती है। तो आज इस शीर्षक का यहाँ समापन होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।